बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और दो बड़ी धमाकेदार खबरें। पहली खबर यह है कि फ़ौज ने खान साहब और सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन करने वालों को ज़बरदस्त शटअप कॉल दी है। ये शटअप कॉल क्यों दी है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, पीटीआई ने एक बार फिर जो है वो मुज़ाहमत की सियासत करने का फैसला कर दिया है और ये ऐलान किया कि खान साहब अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद बड़ा इज्तिमा वो करने जा रहे हैं और इस इज्तिमा में वो हुकूमत को डेडलाइन देंगे कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करती तो फिर वो एक और कदम उठाएंगे, और वो कदम क्या उठाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस जारी कर दिए हैं इमरान खान साहब को। ऐसा सारा कुछ खान साहब ने कीता क्यों ये मैं आपको बताऊंगा कि दुम पर पांव किसने रखा और क्यों खान साहब की निकली अचानक चीखें, और क्यों वो निकले एकदम मार्केट के अंदर के अब मैं नहीं छोड़ूंगा और 17 जुलाई से पहले वाली पोजीशन पे जाऊंगा, अपना वही बयानिया बनाऊंगा, फौज को भी नहीं छोड़ूंगा, फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि गला पहन रही है, गला पहन रही है। लोगों को पता चल गया कि खान साहब अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ से माल पकड़ रही है और हमें कह रहे हैं जी अमेरिका से की आज़ादी चाहिए। तो वो सारा हो गया है जनाब टाइट एंड फिश। तो खान साहब को एक बार फिर लगा कि जनाब एक्शन रिप्ले करें, लेकिन जनाब हूँ गल्ला नहीं रही। अब वक्त बदल चुका है। 17 जुलाई से पहले खान साहब के पास जो बयानिया था वो हालात नहीं है। अब लोगों को पता चल गया कि फॉरेन फंडिंग केस में किस तरह गैर मुल्कियों से पैसा लेकर इमदाद के नाम पर, चंदे के नाम पर पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई गई। और फिर ये भी लोगों को पता चल गया कि आप अमेरिका के खिलाफ जो बयानियां लेके चले हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, और आपकी हुकूमत उनसे 36 गाड़ियां ले रही है और पूरे सूबे का टूर करा रही है, अमेरिकी सफीर की मेजबानियां कर रही है, जफ्फियां पपियां चल रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की अवाम को पता चल गया है कि खान साहब जो है वो डुअल गेम खेल रहे हैं। तो अब खान साहब बैकफुट पे जाएंगे या खान साहब इसके ऊपर मजामत करेंगे। तो और उन्होंने फैसला किया कि जनाब बहुत हो गई, मैंने मार देंगे या मुझे कॉर्नर कर देंगे। तो वो एक बार फिर एक और बड़ी वजह ना, एक और बड़ी वजह कि पाकिस्तान के हालात अचानक बेहतर हो गए, मुआशी हालात अभी खान साहब को हजम नहीं हो रहा है। तो जनाब ये आ रहे हैं मैदान में। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि इलेक्शन कमीशन ने जो खान साहब को 2 नोटिस जारी किए हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया है। पहला नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त के लिए, और इसका पस मंजर यह है कि पीडीएम ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया है। यह रेफरेंस मोशन शाहनवाज रांझा की जानिब से फाइल किया गया था। उसमें ये कॉज लिस्ट जारी की इलेक्शन कमीशन ने, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब 18 अगस्त को पेश होकर उसका जवाब देंगे, और इसमें भी बुनियाद बनाया गया फॉरेन फंडिंग के फैसले को। जबकि दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के मुताबिक खान साहब 23 अगस्त को सुबह 10 बजे पेश हो। तो जो रेफरेंस हुकूमत की जानिब से पेश किया गया था उसमें कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन शाहनवाज रांझा, पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, आगा हसन बलोच, सलाउद्दीन अयूबी, अली गौहर और साद वसीम शेख के दस्तखत मौजूद है। और इसके अलावा एक और रेफरेंस फाइल किया गया है, वो है तोशाखाना का रेफरेंस। तो बहुत सारे रेफरेंस इकट्ठे हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। और खास सब जो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये फरमाया करते थे कि इलेक्शन कमीशन तो न्यूट्रल ने दिया था, यानी इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल ने लगवाया था, खास साहब को भी तो न्यूट्रल नहीं लगाया था। तो खास साहब को ये भी इतराफ़ करना चाहिए कि उन्हें भी न्यूट्रल नहीं लगाया था। तो 2018 के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो या कुछ अहम ओहदों पर तैनात लोग हों, उनके पीछे न्यूट्रल्स का नाम लिया जा रहा है। तो फिर सबको ही कन्फेस कर लेना चाहिए कि उनको किसने लगाया और वो कैसे इक़्तिदार में आए, कैसे बड़ी सीटों तक पहुँचे। तो खान साहब के खिलाफ ये 2 बड़े नोटिस की समाअत है। इसमें अब तहरीक इंसाफ के जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने इसके ऊपर गौर खोज शुरू कर दिया है, और तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि जी खान साहब किसी सूरत इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जबकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं, इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरा इख्तियार है, उनके सामने पेश होना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन के इस दायरे इख्तियार को तहरीक इंसाफ चैलेंज तो कर सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की थी कि उन्हें केस का फरीक ना बनाया जाए, लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन में था और इलेक्शन कमीशन में ये मामला बड़े अरसे तक रहा, और उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ बार बार आला अदालतों से जाकर स्टे ऑर्डर लेती रही। तो इसमें भी वो कोशिश करेंगे कि खान साहब को पेश ना होना पड़े, स्टे ऑर्डर लिया जाए।
इसके अलावा एक और दिलचस्प गेम है कि इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर को बाई इलेक्शन होने हैं और ये पाकिस्तान के 9 कौमी असम्बली के हल्के हैं, वहाँ पे होने हैं। और इन हल्कों में खान साहब ने फैसला किया है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। यानी पहले ने फैसला किया कि जी हमने वो खान साहब आम इंतखाबात मांग रहे थे कि जी आम इंतखाबात कराए जाएँ और अक्टूबर में कराए जाए और मुझे डेट दे दी जाए। और उनके जो गुमाश्ते हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो तो ये दावा कर रहे थे कि जी बस अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन की डेट जो अनाउंस हुआ ही चाहती है। तो मुमकिन है वो भी सच्चे हो, वो बाई इलेक्शन की बात करते हो, आम इंतखाबात की बात ना करते हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दे दी है 25 सितंबर की और 9 है कौमी असम्बली के हल्के जहाँ से इलेक्शन होना। अब खासा का प्रॉब्लम ये कि उनको लग रहा है कि अगर इसमें से वो एक सीट भी हार गए तो उनकी वो जो उनका औरा है, वो जो उनकी फतह का जो वो है मीनार, कुतुब मीनार, वो ना कहीं गिर जाए। ये ज़िमनी इंतखाबात NA 22 मर्दान 3 में हो रहा है, NA 24 चारसदा में हो रहा है और NA 31 पेशावर में हो रहा है, NA 45 कुरम में, NA 108 फैसलाबाद में और NA 118 ननकाना साहब में हो रहे हैं ये इलेक्शन। इसके अलावा कौमी असम्बली में कराची के 3 हल्के भी हैं, 237 मलीर और NA 239 कोरंगी कराची और NA 246 कराची जनूबी। ये 3 हल्के हैं। इन हल्कों में जो हम 2 हल्के हैं, एक पे मौलाना फजल रहमान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ फैसलाबाद के एक हल्का जहाँ से आबद शेर अली को इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि फैसला ये किया गया था कि जिन हल्कों में जो उम्मीदवार नंबर 2 पोजीशन पर रहा था वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ये वो सीटें हैं जिन पर ऑलमोस्ट PDM तो डिसाइड कर चुकी है कौन उम्मीदवार होंगे। तो हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ खान साहब ने फैसला किया मैं खुद ही इलेक्शन लड़ूंगा, मैं ही हिदायतकार, मैं ही फिल्म साज। वो एक बहुत मशहूर हमारी एक जोड़ी हुआ करती थी अनायत हुसैन भट्टी साहब की और उनके भाई थे कैफ़ी। दोनों फिल्म प्रोडक्शन में थे और दोनों एक्टर भी थे और दोनों बड़े अच्छे, उनकी अपनी फिल्म कंपनी भी थी। तो कैफ़ी साहब से एक दफ़ा किसी ने इंटरव्यू किया, पूछा कि सबसे अच्छा हिदायतकार कौन है? उन्होंने कहा भाइया जी। उन्होंने कहा सबसे अच्छा अदाकार कौन? उनका भाइया जी। उन्होंने कहा सबसे अच्छा गुलकार? उनका भाइया जी। उन्होंने कहा अच्छा सबसे अच्छा फिल्म साज पेमेंट मास्टर? उन्होंने कहा जी भाइया जी। तो यहाँ भी केस ये कि सबसे बेहतर भाइया जी वो अपने भाई अनायत हुसैन भट्टी साहब को कहा करते हैं, जो फिल्म साज हिदायतकार मल्टी यानी डायमेंशनल उनकी जो सलाहियत थी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े ऑलराउंडर किस्म के फनकार थे और बहुत ज़्यादा हर शोबे में उनकी महारत थी। तो इसी तरह खान साहब समझते हैं कि उनसे किसी को कुछ नहीं आता। वो कहते हैं लाइट मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, यूरोप को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हर बात में खान साहब को आदत तो है ना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, अगर आपने जलसा कराना है तो जलसा गाह को कैसे बनाना है ये मुझसे पूछ ले, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब उन्होंने हर सीट के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। यानी इससे ज़्यादा वो कहते हैं ना खुद परस्ती और क्या हो सकती है। यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर खान साहब के जो नाकदीन है वो इस बात पर यानी तनकीद करते हैं कि खान साहब अपने अलावा किसी को कुछ समझते नहीं। वैसे वो सही समझते हैं कि उनके अलावा PTI में वैसे है कोई नहीं, और अब चूंकि उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही तो PTI के अंदर दौड़ लग गई है कि अब PTI में नंबर 2 कौन होगा, उनके बाद कौन आएगा। तो 4-5 लोग इस वक्त अपनी जो है ना वो लोगों के साथ मिलके अपनी लॉबिंग शुरू कर दी उन्होंने कि अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कौन होगा। तो उनमें एक तो परवेज़ खटक साहब है, उसके बाद असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है। तो इनमें जो परवेज़ खटक है उनको कहते हैं जी कि उनको कुछ यानी दोनों तरफ से मौके हैं। उनको एक दफ़ा ऑफर भी की गई थी कि इमरान खान अकेला ही गया जरा PTI संभाले तो आप भी आगे आ सकते हैं, लेकिन परवेज़ खटक की उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। उनके मुकाबले में असद उमर और फवाद चौधरी और किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी, उनकी एक्सेप्टेंस PTI की जो वर्कर क्लास है या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें ज़्यादा है, लेकिन जो पॉलिटिकल विजडम है वो परवेज़ खटक साहब में ज़्यादा है। और वो खैबर पख्तूनख्वा के CM भी रह चुके हैं और उनकी मुख्तलिफ हल्कों तक रसाई भी है। FIA ने PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है और बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात का अमल शुरू हो गया है और असद उमर उनमें शामिल हैं, उनमें और भी नाम शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ FIA तहकीकात कर रही है। परवेज़ खटक भी शामिल है। तो इलेक्शन कमीशन में ममनूआ फंडिंग साबित होने पर तहरीक इंसाफ फाइनेंस विंग के ख़िलाफ़ हुकूमत ने यानी हुकूमत के इदारे जो FIA उसने कार्रवाई शुरू कर दी है
और इसका आगाज़ वैसे एक लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई दी थी कि कितने लोगों के खिलाफ, हर वो शख्स जिसने अकाउंट खोला पीटीआई के और पीटीआई का अकाउंट खोला और जाहिर नहीं किया, और ना वो स्कूटनी में आया, ना वो उनके कोई उसके ऊपर यानी वो जो 13 अकाउंट कहते हैं ना, जो अभी फैसला आया उसके जो 13 अकाउंट जाहिर नहीं किए गए थे, उन अकाउंट होल्डर के खिलाफ भी तहकीकात हो रही है। तो फाइनेंस विंग जो है उनको बुलाया गया, उनमें सब बहुत से लोग जो हैं वो चले गए हैं अदालत में, जिनमें मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, और उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जनाब हमें बुलाया जा रहा है। तो उस पर नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने, और उनको यानी फ़िलहाल रोका तो नहीं, लेकिन नोटिस जारी किया कि जनाब आपने, हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने नोटिस जारी किया। तो स्पीकर की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस भी भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन को, और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खान साहब ने 66 साल में इतनी कमाई नहीं की जितनी वज़ीर बनने के बाद 2 महीने में कर ली। यानी उन्होंने ख़ुद को मिलने वाले जो तहाइफ हैं, बेसिक प्राइम मिनिस्टर जो उनको पाकिस्तान के बैरूनी दौरे करने के दौरान यानी वहाँ से तहाइफ मिले, वो उन्होंने भेज दिए, और उनको बेचकर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। तो ये एक उन्होंने इख्तियारात का भी नजायज़ इस्तेमाल किया, और यह अमानत में ख़यानत भी है। तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको भी इसमें डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो वो तोशाखाना रेफरेंस भी भेजा हुआ है। तो खान साहब के ख़िलाफ़ एक यानी खान साहब के ऊपर एक जलगार है, और परेशानी तो है तहरीक इंसाफ के अंदर। इसलिए अब उन्होंने बाई इलेक्शन का बाईकाट करने के बजाय एक तो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, और इलेक्शन लड़ने के ऐलान के पीछे जो हिकमत अमली है वो ये है कि इमरान खान साहब जाना चाहते हैं 17 जुलाई से पहले वाली पोजीशन में, जिस तरह वो जलसे कर रहे थे हर शहर में। तो उन्होंने इस बाई इलेक्शन को अपने लिए एक मौका के में जाना है, और अब वो दोबारा से एक यानी जो एहतजाज की या एक कह लें कि एक उन्होंने जो मुज़ाहमत की तहरीक है वो चलाने का फैसला किया है, क्योंकि उनको लगता है हुकूमत उन पर चढ़ गई है, और वाकई हुकूमत उनके ऊपर पूरी तरह सवार हो गई, कट ही पा ली उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन पे दर पे जो उनको नोटिस जारी कर रहा है उसने उनको तकरीबन बौखला दिया। हालांकि तरीके साहब ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया था वो वापस भी ले लिया है, और आज की डेट तक वो रेफरेंस दायर नहीं किया गया। कल जब रेफरेंस वापस दिया गया था तो मैंने बताया था कि कुछ यानी उनसे गुफ्तो शनीद की कोशिश की जा रही है कि जनाब छड्डो जान दो। तो बीच में कुछ गारंटर पढ़ के उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस फाइल ना करें, इसका आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके खिलाफ एक फ़ैसला आ चुका है, और फैसला आने के बाद फिर आप इस वक्त बैकफुट पे हैं, आप उनके ऊपर कुछ तरह का रेफरेंस दायर करेंगे तो ये रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपको इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए उस रेफरेंस को फौरी तौर पर वापस ले लिया गया, और आज की तारीख तक भी जमा नहीं कराया गया। लेकिन जिस तरह आज नोटिस जारी हुए, तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ सोचे कि छड्डो जी उनकी सुलह करनी है, इन्ना कुछ तो साढ़े खिलाफ हो गया, नोटिस भी आ गए खान साहब नू, इलेक्शन कमीशन की डेट भी अनाउंस हो गई। कल इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया कि वो आम इंतखाबात के लिए तैयार है, तो हुण जिहड़ा ना पैयो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ को और ख़ासकर खान साहब को, वो ये है कि आर्मी चीफ ने एक बार फिर फ़ोन किया है सऊदी अरब और यूएई के हुकाम को। जनरल कमर जावेद बाजवा इससे कबल भी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से रब्ता कर चुके हैं, और उनके इस रब्ता करने का मकसद है IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज देना है या पाकिस्तान को कर्ज की किस्त देनी है उसका इजरा जल्द से जल्द मुमकिन हो सके। और चूँकि इस खत्ते के अंदर कर्ज का लेन देन जो है वो इन दो ममालिक की मर्जी और मंशा के साथ होता है। ये भी IMF में इन्वेस्टर भी हैं। ये बहुत से कम लोगों को पता है कि सऊदी अरब और UAE का जो बड़ा फाइनेंस है उसी को IMF इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों को कर्ज देता है। तो उनकी जब तक क्लियरेंस नहीं होगी IMF आपको कर्ज या कर्ज की किस्त नहीं देगा। तो अब एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने, इससे पहले उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया था, और अब उन्होंने रब्ता किया है अमरीकी यानी सऊदी अरब और UAE के हुकाम से कि इस मामले में वो अपना किरदार अदा करें। तो ये एक खासी तकलीफ दे बात है खान साहब के लिए। तो खान साहब ने सोचा कि ये गल नहीं बांधी पई, तो फिर एक बार फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ वो जो मुज़ाहमती एक बयानिया जिसकी वजह से वो 17 जुलाई का इलेक्शन जीते, उनके लोग कह रहे हैं उन्होंने खान साहब तुसी की ठंडा ही हो गए हो, बड़ा अच्छा हमने एक मोमेंटम बना लिया था और प्रेशर बिल्ड हो गया था, इलेक्शन भी जीत लिया, पंजाब से हुकूमत भी आ गई। पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद खान साहब थोड़े कंफर्टेबल हो गए, बल्कि कंफर्ट लेवल में चले गए।
अब वो एंजॉय करना चाहते हैं पंजाब हुकूमत को, और वो चाहते हैं पंजाब के अंदर तंजीमी सतह पे काम किया जाए और यहाँ पार्टी को मजबूत किया जाए और उम्मीदवार निकाले जाएँ और टाइम लिया जाए। और उनको पता चल गया कि आम इलेक्शन नहीं होने और हुकूमत और इदारे जो एक पेज पे हैं और वो इमरान खान साहब का ये मुतालबा कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो उस वक्त तक जो है वो उनकी जो ये तहरीक है, ये जो हवा चली है या जो लोगों को उन्होंने चूरन बेचा हुआ है ये तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अब चूंकि एक और मामला आ गया है, खान साहब ने अमरीकी हुकाम से इमदाद भी लेना शुरू कर दिया है। 36 अमरीकी गाड़ियाँ ली उनकी हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, और खास साहब जो अमरीकी बयानियाँ लेके चले थे अब उनके पास वो बयानियाँ भी नहीं है। तो अब उन्होंने वापस आना है तो उनके पास सिर्फ एक ही बयानिया रह गया, वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की है। ये बयानिया वो लेके चलेंगे और इस बयानिए से वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर वो जो उनको नोटिस हो रहे हैं और नाअहली का मामला चल रहा है उसको वो यानी एक तो उसको वो वैनिश कराएंगे, दूसरा वो खुद कह रहे हैं मैं जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा ना, खास साहब खुद को खंबा समझ रहे हैं। वो आपने सुना ना कि जो बड़ा पॉपुलर लीडर होता है उसकी जमात के लोग को ख्याल ही होता है कि खंबा भी खड़ा कर दे, उनको भी टिकट दे दे तो वो जीत जाएगा। तो खास साहब ने खुद को खंबा समझ लिया कि मैं हर जगह खड़ा हो जाता हूँ और अपने गले में पार्टी का टिकट डाल लेता हूँ, इलेक्शन मैं लड़ूंगा और मैं जीत जाऊँगा। तो ये नहीं, अगर खान साहब जीत भी गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन्हें वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त उम्मीदवार तो एक सीट तो आप एक ही रख सकते हैं ना। तो आप 9 की 9 सीटें जीतकर खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी शो करना चाहते हैं। वो एक ही असर्ट कर रहे हैं, उनको ज़हन में एक ही बात समाई हुई कि मैं, पब्लिक ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मेरी तमाम तक कोताहियों नलायकियों के बावजूद मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं झूठ बोलूँ तब भी पसंद करते हैं, मैं लोगों के साथ फ्रॉड करूँ मैं तब पसंद करते हैं, मैं लोगों से खैरात के नाम पर, चंदा के नाम पर लेकर सियासी जमात बना लूँ तब भी लोग मुझे पसंद करते हैं। लोगों ने मेरा हर नैरेटिव बाई किया है। खुद खान साहब ने अपने झूठ खुद अपने मुंह से बोल भी दिए तब भी लोगों ने उनको रिजेक्ट नहीं किया। तो ऐसी आइडियल सूरत हाल में वो क्यों बैकफुट पे रहे और क्यों वो ले डाउन हो जाए? तो वो फिर एक बार फिर जो वहाँ से निकले हैं और उनको चूँकि नज़र भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बहुत सारी फेवर भी मिल रही है। आज भी एक केस की समाअत हुई, नैब तरमीम का केस गया हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम पर नैब से तहरीरी जवाब मांग लिया है। ISPR का एक बयान है बड़ा सख्त और फौज ने शटअप कॉल दी है और वो कॉल दी है जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और उस हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई गई वो बड़ी खौफनाक थी। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर कोयटा कोर 12 के जो कोर कमांडर थे उनकी शहादत हो गई, कुछ और लोग भी साथ थे। तो इस वाक़े को तहरीक इंसाफ ने जिस तरह मनफी यानी प्रोपोगंडा इसके ऊपर किया और विदाउट टेकिंग एनी नेम उस पर ISPR ने शदीद यानी फ़ौज ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई गई उसमें बहुत फजूल बातें की गई। मतलब ये कहा गया जिस हेलीकॉप्टर हादसे में बाईवा साहब सवार होते, ये भी कहा गया जी कि ये हिट किया गया है और इसको मिसाइल मारा गया और अमरीकियों ने इसको मार दिया है और ये छुपाते रहे रात भर, ये इस बात के इंतज़ार में रहे कि क्या इसका यानी क्या बहाना बनाया जाए कि कैसे हादसा हुआ। तो इस किस्म की जो मनफी प्रोपोगंडा मुहिम चलाई गई PTI के हवाले से वो बहुत ही खौफनाक थी। उसके ऊपर आज फ़ौज ने रद्दअमल दिया और बड़ा सख्त रद्दअमल दिया और ये कहा कि मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में कौम फ़ौज के साथ खड़ी थी और कुछ बेहिस लोग यानी PTI बेहिस है और इस बेहिस लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तो ये बेहिसी का रवैया नाकाबिले कबूल और काबिले मजम्मत है। तो फ़ौज ने एक बार फिर खान साहब को शटअप कॉल दिया और खान साहब शायद इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। वैसे इमरान खान खुद गए आज जनरल सत्तार के घर पे, जनरल सरफराज शहीद के घर पे गए और वहाँ उन्होंने इसके ऊपर ताज़ियत की है क्योंकि खबरें देर गर्दिश थी कि PTI की तनकीद की वजह से आरफ अलवी साहब को ताज़ियत करने से या नमाज जनाजा में शिरकत करने से रोक दिया गया था। इस खबर की तस्दीक तो नहीं हो सकी लेकिन ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश कर रही थी कि यानी ज़ाती इस हद तक चले गए हैं कुछ लोग कि वो फ़ौज के जो इस किस्म का जो नाकाबिले तलाबी कौम का नुकसान है, फ़ौज का नुकसान नहीं हुआ, इसके ऊपर भी वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और उस नफरत अमेज़ रवैये को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये कहा गया जी कि अगर इन हालात में अगर सदर जो है वो चला जाएगा इन जवानों की जनाजे के अंदर तो फिर PTI के लोग जो है वो इस बात का यानी बुरा मान सकते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो बुरा मान सकता है क्योंकि वो तो गालियां दे रहा है। तो
तो मैंने तो खबर ये डिस्कस भी नहीं की थी कि तहरीक इंसाफ वाले क्यों ये कर रहे हैं सब कुछ, तो मैंने इसके ऊपर कोई आपके साथ शेयर भी नहीं किया, लेकिन ये हो रहा था और मेरा ख्याल था कि इसको अवॉइड किया जाए बजाय इसकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि ये बड़ा खौफनाक वाक़या था, बड़ा दिल दुखाने वाला एक वाक़या था जिसमें आपके बहुत बड़े जर्नैल जो हैं उनकी शहादत हो गई और उनके साथ उनके साथी 5-6 लोग जो कि यानी फ़र्ज़ इनकी निभा रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए और सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। तो इस शहादत से आई फ़ौज ये कहती है कि शोहदा की फैमिलीज़ में और उनके जो फ़ौज के जो हलके हैं उनमें शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि इस यानी वो जो मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया था ना, उसके बरक्स पहली दफ़ा फ़ौज ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी रिएक्शन दिया है और ये ज़्यादा माइंड किया गया है, ज़्यादा महसूस किया गया है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि अब ये आ गया है एक बहुत बड़ा रिएक्शन और इस रिएक्शन को वैसे तो पीटीआई इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। ख़ास साहब को तो मौका चाहिए, ख़ास साहब वैसे ही ढूंढ रहे हैं मौका कि आप बैल मुझे मार, और वो जाना चाहते हैं 17 जुलाई से पहले वाली सूरत हाल में जब फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया लेके चल रहे थे और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया लेके चल रहे थे। अमेरिका वाला बयानिया तो पिट गया, अब फ़ौज वाला बयानिया अब उन्हें फिर जो है वो आ गई है। अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पीटीआई ने अनाउंस कर दिया अगले 48 घंटों में खान साहब एक बड़ा जलसा करना लेने, और अब मैंने आपको बताया ना वो महाज खोल लेगा। अब वो खान साहब ने तोपों के दहाने खोल देने हैं, उनको पता लग गया कि मैं अब बिल्कुल मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो अब उसका जवाब देंगे और एक बार फिर जो है वो मुल्क इंतशार और उसकी तरफ जाएगा। अभी पिछले को 24 से 48 घंटों में जब से फॉरेन फंड ने केस का फैसला आया, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानब गई है। डॉलर जो है जो आसमान पे जा रहा था, ऊंची परवाज़ कर रहा था, वो रिवर्स हुआ है। लेकिन वो इसलिए लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। और ये मरांडूज हैं सारे, ये यूथिया भी नहीं है। ये यूथिया हम कहते थे यंग लोगों को, यूथ से यूथिया था, ये कोई गाली नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरह की खास साहब की यानी खास साहब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। अगर आपने इलेक्शन में जाना है, बाई इलेक्शन लड़ना है तो लड़े, आप अपने उम्मीदवार खड़े करें जिस तरह सियासी जमातें करती है। बाई इलेक्शन में आपकी अगर पॉपुलरिटी आपकी आवाज़ चल रही तो जीत जाएंगे, किसी को भी खड़ा कर दे, किसी खंबे को खड़ा कर दे, खंबे जगह खुद दूर खड़ोना है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जी हम इज्तिमा करेंगे और हम जो है वो हम एक डेडलाइन देंगे, हुकूमत जो तहलील कर दे। एक यानी हद हो गई। एक तरफ जा रहे हैं बाई इलेक्शन लड़ने और एक तरफ कह रहे हैं हमें कौमी असम्बली तहलील करने की डेट दें। तो खान साहब जो है वो अब मुझे लगता है कि उन्होंने वो जो इस्लामाबाद के ऊपर जलगार करने का फ़ैसला कर लिया कि पंजाब हुकूमत को शामिल करें और वो उधर से शामिल करे केपीके को और गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर असम्बली को, सबको शामिल करके अब ये धरना देंगे। और इनका फ़ैसला ये कि वो जब तक डेट नहीं हम वहाँ से उठेंगे नहीं। तो इस किस्म के इरादे हैं। और ये जो 18 अगस्त और 25 अगस्त की डेट दी है ना इलेक्शन कमीशन को, मुझे लगता है वो इसकी नज़र हो जाएगी। खान साहब ने मुहर्रम से भी चैन नहीं लेना और यानी ये धमकी दी है। फवाद चौधरी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि अगर हमें इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती तो फिर अगले कदम से तैयार हो। तो अगला कदम क्या होना है? अगला कदम यही हो रहा है कि जी हम धरना देंगे, हम बैठ जाएंगे, हम उठेंगे नहीं। तो खान साहब ने धरना पहले भी दिया था, अब भी धरना दे के देख लें। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ना इलेक्शन में जाने के लिए वो तैयार है। और मामला है मईशत का। मईशत को संभालने के लिए जिस तरह फ़ौज ने अभी पिछले 48 घंटों में एक्टिविटी की है और पिछले एक हफ्ते से कर रही है, और उसी का पॉजिटिव असर मार्केट पर है। और रुपया भी उठा है और डॉलर गिरा है और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केटें हैं और बाकी जो प्राइस की यानी एडिबल ऑयल की और घी की और उसकी कुछ कीमतें कम हुई हैं, नीचे आई हैं कीमतें और अच्छी अच्छी कीमतें कम हो रही हैं। तो उसका मुझे लगता है गुस्सा है। तो तैयार हो जाइए, खान साहब ने महाज खोलता है और एक बार फिर जो है मुल्क जो है वो इंतशार, बदअमनी और सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। पता नहीं कब इनको अकल आएगी और ये कब, वो पहले ही कह रहे थे मेरे जैसे खुशगुमान कि इनको ये रास नहीं आना कि मुल्क में हालात अच्छे क्यों हैं और डॉलर जो है वो रिवर्स क्यों हो रहा है। तो खान साहब को लगता है कि ऐ नहीं होना चाहिए था। अगर ऐ हो गया यानी मुल्क में मईशत में इस्तेकाम आ गया या सियासी इस्तेकाम आ गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो खान साहब की सियासत सिर्फ एनी रह गई है कि मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम रहे
और मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम रहे, लोग एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे, पोलराइजेशन बढ़ती रहे, अनटिल अनलेस के उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे उठा के बिठा ना दिया जाए। उन्होंने गोटे गिड्डे ना फड़ लेते जाके जनाब तुसी माई बाप तुसी महात्मा बने रहो, बैठे रहो, और फिर सट्टेबाज पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सट्टा खेलते रहे और महंगाई होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।